नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द माइंडसेट मास्टरी में। आज हमारे साथ है सप्तऋषि बसु, जो जियो पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट है और सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत ही गहरी समझ और जानकारी रखते हैं। तो आज हम उनके साथ बात करेंगे। ये जो टारगेटेड हिंदू की चीजिंग होती है बार बार टेररिज्म के नाम पे, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि हमारा एक डीप इंसाइट होगा कि इसके पीछे क्या कारण है, ये क्यों होता है और किस तरह हम लोगों को काउंटर करना चाहिए। तो सप्तऋषि बसु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द क्रिएटिव सैजिटेरियस पर। धन्यवाद सर। जी। तो हमारा जो ये अभी पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है, जहाँ पे हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया और खासकर जो मेल मेंबर थे उनको मारा गया और फीमेल मेंबर को छोड़ दिया गया ताकि वो जाके कहानी सुना सके, ताकि एक डर का माहौल पैदा हो। इस विषय पे आपसे बात करेंगे। मेरा जी। पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि पाकिस्तान जो कि बहुत ही एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहाँ पे लोग खाने खाने को मोहताज है, उसको पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा है और उसकी अपनी जिंदगी ही बहुत ही मुश्किल है। ऐसे समय में उसको क्या जरूरत थी पहलगाम पर हमले की योजना बनाने की? तो इस पर आप कुछ। ये बहुत बहुत ही लॉजिकल सवाल है। इनफैक्ट कोई भी पाकिस्तानी भी आपस में पूछ रहा होगा कि ये एकाएक क्या कर डाला। इसका कारण ये है कि हम पाकिस्तान को एक रैशनल एक्टर की तरह अगर आप सोचेंगे तो इसका कोई तुक नहीं बनता। हाँ, आज पाकिस्तान जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, उस वक्त भारत के साथ ये पहलगाम का जो अटैक अटैक है, जी। ये वैसा ही कदम हो गया जैसा हिटलर ने बैटल ऑफ ब्रिटेन हारने के बाद रशिया पर हमला कर दिया। जी। एक तरफ क्या कहते हैं, ऑलरेडी उनके खिलाफ अमेरिका और सारे मित्र राष्ट्र थे, और इधर उन्होंने उठा के सोवियत संघ से पंगा ले लिया। अमेरिका भी था उनके साथ, तो ऑलरेडी लड़ाई भारी पड़ रही थी, मतलब इवनली पॉइज हो गई थी। और उसने उड़ता तीर रशिया कर लिया, और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में सबको जर्मनी की अवस्था जो है वो अच्छी तरीके से मालूम है। दोनों तरफ से जर्मनी क्रश हो गया, जिसे हैमर एंड एंगल स्ट्रेटेजी कहते हैं। हम्म। कि पाकिस्तान की अवस्था बिल्कुल वैसी है। पश्चिम से पश्तून और बलूचिस्तान पाकिस्तान का रेलम पेल किए हुए हैं। हथौड़ा मार मार के उसकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट को तोड़ के रखे हुए हैं। सिंधु नदी तक घसीट चुके हैं। अब पाकिस्तान की 70% आबादी जो है सिंधु नदी के ईस्टर्न साइड में, यानी भारत के वेस्टर्न साइड में। और जबकि उसको हमारी सबसे ज्यादा सहायता की आवश्यकता थी, उसने पहलगाम का आक्रमण करके और ऐसे घिनौने तरीके से, ऐसे निकृष्ट तरीके से किया हम्म। कि हमारी सरकार, जो कि एक सस्पेंड हिंदुओं के मामले में मैं वे व्यक्तिगत ओपिनियन रख रहा था कि थोड़ा बहुत सस्पेंडेड एनिमेशन में चली गई थी। बंगाल का कह लीजिए, या कई राइट्स हो गए थे। फिर बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही थी, नासिक में हमले हो गए, फिर नागपुर में हमले हो गए, उसके बावजूद जो है सरकार सख्त रवैया नहीं ले रही। ये का ये इसने ये कांड करके सरकार को झंझोर के उसकी तंद्रा से बाहर कर दिया, और ऐसे रिजॉर्व में भर दिया कि अब सरकार के पास भी कोई अपनी रास्ता नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए बिना एक्शन के कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हम्म। तो उसने पाकिस्तान ने अपने आखिरी पत्ते फाड़ दिए हैं। तो आपका सवाल अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि ऐसी मूर्खता कोई करे तो क्यों करे। तो अगर इसको समझना है तो हमें सबसे पहले पाकिस्तान की स्टेट को ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान वैसे में है क्या। पहली बात, पाकिस्तान कोई राष्ट्र नहीं है, एक प्रति राष्ट्र है, एक एंटी स्टेट है। भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत को जीतने के लिए, भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आपका पाकिस्तान का जन्म हुआ था।
पाकिस्तान के जन्म में जो पाकिस्तान मूवमेंट की हिमायती थी उनमें से ज्यादातर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, यानी क्या कहते हैं, अ, उलेमा टाइप के या क्लरिक टाइप के लोग बहुत कम थे, नोबिलिटीज थे। यानी उन लोगों के एक वंशज थे जिनकी कभी भी उत्तर भारत में और मध्य भारत में इस्लामी हुकूमतें चला करती थी, नवाब के बच्चे वगैरह। हम्म, उन लोगों ने मिल के ये कॉन्स्पिरेसी की कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। कंसेप्ट क्या था कि अगर हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी हम्म, तो हम हिंदुओं पे फिर से शासन नहीं कायम कर पाएंगे अंग्रेजों के जाने के बाद, और डेमोक्रेसी जबकि जो कि आ गई तो हिंदुओं की मेजोरिटी की वजह से वो सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। फिर मुसलमान जो है वो फिर वो एक नॉर्मल सिटीजन की ने जो जिन्ना का कहना था सेकेंड रेट सिटीजन की पोजीशन में आ जाएगा। तो इसलिए उनको एक दूसरा नेशन चाहिए जिसमें वो सिर्फ उनके रिसोर्सेज हों, और बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज जिनको कहा जाए। तो सबसे बनी बनाई और सबसे रिच एंड डाइवर्स रिसोर्स वो हम ले लें, वहां से हम पूरी तरह तैयार करें, और उसके बाद हमारी आर्मी आएगी एंड इट विल स्वीप अक्रॉस द एंटायर नेशन, और हम लोग भारत के ऊपर कब्जा करेंगे। तो पाकिस्तान उनके लिए एक टेम्पोररी क्या कहते हैं बूट कैंप था, हम्म, जिससे वो गजवाए हिंद की फिलोसफी पे बना था। अगर आपको पाकिस्तान के उस हैं तो आपको इनके द्वारा बनाए हुए पुरानी ऐतिहासिक तरीके से इनके मुगलिस्तान के प्लान को देखना पड़ेगा, जो बाद में पाकिस्तान के मुगलिस्तान प्लान की तरह बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा था जैसा कि आज हमारे डॉक्यूमेंट्स में दिखता है उनके। नहीं तो एक प्लान दारुल उलूम देवबंद का है, जहाँ पे मुगलिस्तान जो है अफगानिस्तान से लेके हम्म, सीधा बर्मा तक है, जैसा कि हम अखंड भारत देखते हैं। हम्म, फर्क सिर्फ इतना है कि वो पूरा हरा है। तो वो एक कंप्लीट इस्लामिक कॉरिडोर स्ट्रेचिंग फ्रॉम काबुल टू कुआलालंपुर, एक किस्म का एक मुगलिस्तान उन लोगों ने सपना देखा। अब इसको इन्होंने तोड़ के एक मौत इटन पाकिस्तान बनाया, और पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बन गया। फिर 1971 में ये टूट गया, तो उसके बाद ऑपरेशन टूपैक वैपैक जो भी लॉन्च करते रहे। इनका बेसिक कंसेप्ट है कि किसी ना किसी तरीके से ये जो हिंदुस्तान है इसको इतना कमजोर कर दो कि हमारी जो फोर्सेज हैं आके इस पर चढ़ दौड़े और ये पूरे देश को अपने कब्जे में कर लिया। गजवाए हिंद की बेसिक कंसेप्शन के ऊपर सर्वाइव कर, इसलिए इन लोगों ने कोई भी, अगर आप देखें पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है, जो इसका इको सिस्टम, इसमें बेसिक सिविल डेवलपमेंट कहीं नहीं है। ना नहीं। इन्होंने अच्छी रेलवे बनाई, ना इन्होंने एयर क्या कहते हैं प्लेन्स बनाए, ना इन्होंने क्या कहते हैं नहरें बनाई, ना अच्छी सड़कें बनाई, ना एजुकेशन, कुछ भी नहीं। इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा रहा है मैसिव रेडिकलाइजेशन। आज पाकिस्तान में जितना सारा मदरसे और क्या कहते हैं रेडिकल ग्रुप्स हैं, पूरे विश्व में इतने सारे रेडिकल ग्रुप्स नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए बोको हराम का हेडक्वार्टर दुनिया में अगर कोई है तो पाकिस्तान। जब हमारे लोग कहते हैं कि टेररिज्म का फाउंटेन हेड पाकिस्तान है, तो क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान ने इसी के ऊपर फोकस किया है। कोई पाकिस्तान बना ही नहीं था बेसिकली टू वर्क एज ए स्टेट। पाकिस्तान बना था भारत के डेवलपमेंट को रोकने के लिए। उसकी जियो पॉलिटिक्स देखिए, एक ऐसा सैंडविच जैसा अजीब, हॉट डॉग जैसा, गरम कुत्ते जैसा, एक लंबा सा लेडी जैसा स्टेट, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है लेकिन लंबाई है। और एक अजीब किस्म का जियो पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रक्ट जिसका मतलब समझ में कुछ नहीं आता, कुछ सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है, ये एक दीवार है। कौन सी दीवार है? एंशियंट ट्रेड रूट से भारत को रोकने की दीवार है। भारत जहां से पूरे दुनिया से तिजारत करता था, ट्रेड करता था, ओवरलैंड रूट को बंद करने के लिए अगर कोई काम करता है तो वो पाकिस्तान की ज्योग्राफी काम करती है। इसीलिए वो हमेशा एक ही बात कहता है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। क्योंकि उसका काम खुद ट्रेड नहीं करना, बनाता ही कुछ नहीं है, उसकी इंडस्ट्री कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक ही चीज बनाता है, बे इनका ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं वेपन्स एंड न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड आतंकवादी। इनका सिवाय एक गैरिसन स्टेट के, एक मिलिट्री
मिलिट्री एप्लीकेशन का कुछ नहीं है। और इनका एक ही काम है कि भारत का कभी भी वर्चस्व जो है मिडिल ईस्ट तक न पहुंच जाए। और भारत जो है मिडिल ईस्ट के स्टेट्स के साथ क्या कहते हैं ऑयल का और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का बाटर या किसी किस्म का ट्रेड ना कर पाए, इसके बीच में तो ब्रिटिश के सोई पाकिस्तान कर। ये सपना तो उनका ऑलरेडी टूट चुका है, क्योंकि भारत जी का मिडिल ईस्ट तक पहुंच चुका है। व्यापार भी शुरू जी हो गए हैं और जी आईपी बनने के बाद में तो और भी ज्यादा हो जाएगा। जी। तो ये तो है पाकिस्तान की इतिहास। और वर्तमान क्या है? वर्तमान ये है कि इस्कंदर मिर्जा के बाद, हम्म, जो कि पाकिस्तान के द्वितीय तृतीय राष्ट्रपति थे, उसके बाद जो मिलिट्री रूल आया अयूब खान के बाद, तो पूरा जो पाकिस्तानी सोसाइटी अपने सर पे खड़ी हो गई। मतलब इट टर्न्ड अपसाइड डाउन। जिसको पाकिस्तान सोसाइटी का प्रोटेक्टर बनना चाहिए, निगहबान बनना चाहिए, स्टीवर्ड या प्रोटेक्ट वॉचमैन बनना चाहिए या गार्ड बनना चाहिए, वो पाकिस्तान का मालिक बन गया। हम्म, और जब एक बार वहां की फौज जो गद्दी पे चढ़ी, हम्म, उसके बाद गद्दी से उतरी ही नहीं। सिर्फ उसने बार बार में अपनी शक्लें बदली है। हम्म, एक जनरल आया, दूसरा जनरल गया है। और जब जनरल नहीं आया है तो उसने अपने पॉकेट गवर्नमेंट खड़े किए हैं। और इसलिए उसने एक खास किस्म की एजेंसी बनाई जिसका नाम है इंटर सर्विस एंड इंटेलिजेंस। देखिए, दुनिया में ऐसी कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया में नहीं है। हर तो जगह मिलिट्री इंटेलिजेंस है, हर जगह इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के लिए है। जैसे रशिया में एफएसबी है, क्या कहते हैं, स्टेट सिक्योरिटी के लिए। केजीबी की जगह कुछ और नाम दे दिया गया है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के। यूएस में सीबीआई है, सीआईए है, एफबीआई है। भारत में आईबी है, रॉ है। इनके साथ एक अजीब चीज है, उसका नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और माइंड यू, अगर आप सोच रहे हैं कि हम्म, तीनों विंग के एमआई मिला के इंटर सर्विसेज बना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के अपने मिलिट्री इंटेलिजेंसेज हैं। और उसके साथ एक आईएसआई भी है। और जो लेफ्टिनेंट जनरल आईएसआई होता है, वो बाकी सारे लेफ्टिनेंट जनरल और कोर कमांडर से ज्यादा पावरफुल होता है। आईएसआई के बाद वो सीधा सीओएस के लिए एलिजिबल हो जाता है, जो कि पाकिस्तान का ट्रेंड रहा है। अब ये इसको समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो व्यक्ति है, जो सीओएस है, ये डिसाइड करता है पाकिस्तान की दशा दिशा क्या निर्धारित होगी। इलेक्टेड गवर्नमेंट और उसके लोकल पॉपुलेशन की एस्पिरेशंस मैटर नहीं करती। तो इसके व्यक्ति को अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए क्राइसिस मोड में पाकिस्तान को रखना पड़ता है। अब देखिए, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह हिट हो चुकी है जब बलूचिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस का कांड कर दिया। बिल्कुल। उसके बाद जब इनको कॉन्वॉय को हिट कर दिया, पाकिस्तान अब बुरी तरीके से दिन में 20 से 30 लोगों की मौत जो है रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस की, पख्तून और बलोच दोनों मिलके कर रहे हैं। क्रेडिबिलिटी ऑल टाइम लो है। पाकिस्तान के खुद के आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन्स बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति किसी भी हालत में सीओएस नहीं बनना चाहिए। हम्म, इधर अफगानिस्तान में यूएस का जो एनवॉय है, वो व्यक्ति आया है जो इस व्यक्ति से इंतहा नफरत करता है, जिसका नाम है जल्मे खलीलजाद। अच्छा। जल्मे खलीलजाद ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि आसिफ मुनीर मानसिक रूप से अस्थिर है और उसको किसी भी कंडीशन में हम्म, उसको जो है सीओएस नहीं बनने देना चाहिए। और आप याद रखें कि यही आसिफ मुनीर ने बाजवा और अपने पिछले जनरल कयानी के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। हम्म, और कुछ दिन पहले जो बहुत सारे जनरल्स ने मिल के एक भत्सना निकाली थी, जहां पे कहा गया था कि ये व्यक्ति जो है अब अपनी गद्दी छोड़ दे, क्योंकि इसका पूरा फोकस इमरान खान के ऊपर। तो हम्म, ऐसी सारी परिस्थितियों में जब इसकी रेपुटेशन एकदम लो लो से लोएस्ट लेवल पे पहुंच गई है, इसका टर्म खत्म होने आ गया। पूछने वाली बात यह है, अब ये गया। ऐसी हालत में होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने ये कल्पना नहीं की कि अगर ऐसी हरकत को करता है भारत के साथ में तो भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी। नहीं, देखिए, ये यहाँ पे आप मानसिकता इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल तरीके से ये बात समझी नहीं जा सकती। जैसे हमास ने इसराइल पे हमला किया,
हम्म। क्यों किया भाई? तुम्हारे पास एयरफोर्स नहीं है, तुम्हारे पास तोप नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, कुछ बने हुए शक्कर और केरोसिन मिला के चलाने वाले क्या कहते हैं तुच्चे दिवाली वाली मिसाइल के ऊपर बम लगा के तुम यहूदियों पे फेंक रहे हो। जो दुनिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी बनाते हैं मिलिट्री के अंदर, तुम उनसे लड़ने जा रहे हो भैया? मतलब क्या सोच क्या रहे थे? सरदार आके चुम्मी देगा, हैं तुम्हें शाबाशी देगा कि हाँ तुमने हमारे बच्चियों का बलात्कार किया? और तुमने जब किया ये भी नहीं देखा कि तुमने उठा के अमेरिकनों को भी मार दिया, तुमने जर्मनियों को भी मार दिया, तुमने रशियंस को भी मार दिया। मतलब तुमने कुछ आगे पीछे नहीं सोचा कि होने वाला क्या है। जब जब ठुकाई और कुटाई दोनों शुरू हुई तो हाय हाय मर गया, हाय हाय मर गया। तो बेसिकली इनका कैलकुलस बड़ा ही टेक्टिकल और बेवकूफ किस्म का होता है। ये वो सड़क का कुत्ता है जो हम्म। आने वाली गाड़ी या मोटरसाइकिल वाले को देख के बहुत जोर से भौंक के ताप की तरफ आता है। अगर आप मोटरसाइकिल से उतर के उसको मार पेट मार डंडा मारना चालू कर, वही टांग के बीच में काई 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 करते हुए आवाज निकालते हुए ऐसे करुणापूर्ण अवस्था में लेटेगा जैसे एनिमल राइट्स वाले आके बोलेंगे भैया क्या कर रहे हो। तो इनका भी यही कैलकुलस रहा है कि भारत को हम मारेंगे, मार के बताएंगे मोदी तू किसी काम का नहीं है। इसकी एक डिसकंटेंट जो है मोदी का कोर वोटर, जो कि उनके सॉफ्ट पॉलिसी से थोड़े से कुपित लग रहे थे, उनके अंदर उनकी क्रेडिबिलिटी और डैमेज करके पॉलिटिकल चेंज लाने की कोशिश करेंगे। और इसमें कौन कौन से एक्टर उनके सहायता में थे, आप पहलगाम के बाद रेस्पॉन्स देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज में इन्वॉल्व थी। तो सत्तर अस्सी तो जी। ये सारा तो सारा खेल इसलिए किया गया कि भारत रिस्पॉन्ड करे। हम्म। और जब रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर ये आसिफ मुनीर जाके दुनिया को बताएगा और पाकिस्तानियों को बताएगा कि हम्म। देखो मैंने ऑलरेडी क्या कहते हैं एक मैं एक्शन कर दिया है। हम्म। मैं मेरे पास वो कैपेबिलिटी है कि मैं भारत के खिलाफ आई कैन बेसिकली टेक सॉलिड एक्शन। एंड अब मेरे जो ये जो राक्षस है भारत है जिसने जो हमला किया उसको बचाने के लिए मेरी जरूरत है, इसलिए मेरे को आप बना के रखो, एक्सटेंशन दे दो। नजरियाए जरूरत, सरकमस्टेंशियल रिक्वायरमेंट, मुझे एक्सटेंशन दे दो। ये पूरा गेम है। तो अभी हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि वे कौन से महत्वपूर्ण कारक थे जिनके कारण हमला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कैसे वो कर पाए, ये क्या क्या हमारे अंदर में कमजोरी रही, और ये कैसे वो सक्सेसफुली स्ट्राइक कर पाए। जी आपको मैं बताऊं कि इसकी प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी। और ये इसमें हमारा जो .5 जो फ्रंट है, आधा फ्रंट, हम्म। यानी हमारे देश के किले के गद्दारों का, हम्म। ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसने इस्टेब्लिश किया। अब मैं बिल्कुल खुल के कहता हूँ, चाहे इस पे मेरे ऊपर कोई एक्शन हो या कंटेम्प्ट हो, मुझे परवाह नहीं है। हम्म। भारत की जुडिशियरी जो है, इसमें वामपंथी विचारधारा लोगों का बहुत दिन से कब्जा था। जब से सीबीआई चंद्रचूड़ जी हैं, वो आए थे, हम्म। 100% लेफ्टिस्ट एंड लिबरल माइंडसेट के थे, ब्रांडू माइंडसेट जिन्हें कहा जाए, के थे। और उनको राष्ट्रीय हित की कोई पड़ी हुई नहीं थी। उन्होंने हर चीज में हम्म। जजमेंट दिया जिसकी जरूरत नहीं होती थी, और जहां पे जजमेंट जरूरत थी वहां पे उल्टे सीधे दिया। और बहुत सारे केसेस में उन्होंने वैसा ही छोड़ा, कोई पेंडिंग केसेस की फास्ट ट्रैकिंग नहीं की। मतलब जो उनका काम था वो काम छोड़ के उन्होंने हर किस्म के उल्टे काम किए। उसके बाद ये सीजेआई आए हैं उसी कॉलेजियम से, तो उन्होंने आज की तारीख में आपकी जुडिशियरी एक वामपंथ का इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। और वो इस किस्म के ऐसे ऐसे जजमेंट और ऐसी ऐसी हरकतें निकाल रहा है जो कि भारत के आजादी के बाद संविधान में अनुपम है। इसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, इसकी कोई एग्जाम्पल्स नहीं दी जा सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ देश को ढकेल रहे हैं ये लोग। तो ये एक .5 फ्रंट के लोग थे। इन लोगों ने सबसे पहले रास्ता खोला हम्म। उन लोगों को जिनको साइडलाइन किया गया था, जैसे जो पूरा जो हुर्रियत ग्रुप था पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड। वन हम्म। इज द पीडीपी पार्टी, मुफ्ती वाले। दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सईद वाले। हम्म। और क्या कहते हैं जो अपने आप को रूलर समझते थे, जिनको 370 हटाने के बाद जिनकी डिस्प्लेसमेंट हुई थी, हम्म। तो ये लोग आउट ऑफ पावर थे।
यासीन मलिक के, जो कि चीफ आर्किटेक्ट था हिंदू कश्मीरी पंडित को भगाने का। हम्म। तो यासीन मलिक के अरेस्ट के और ट्रायल और कन्विक्शन के बाद ये काफी कमजोर पड़ गए थे, तो फिर जुडिशियरी बीच बचाव करने आई। और कांग्रेस पार्टी, जो कि एक स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंसी है, जो कि भारत में क्या कहते हैं फॉरेन इंटरेस्ट के रूल को सिग्निफाई करते, राइट फ्रॉम नेहरू। और आज जो आज का युवराज है, जो कि चाइना में अपनी दासता की एग्रीमेंट करके आया है, वो पार्टी खुल के आगे आती है और इनका जो कपिल सिब्बल है, इसका इस्तेमाल करके 370 को चैलेंज कर दिया जाता है। इसी चीज का इस्तेमाल करके मिलॉर्ड आते हैं और वो जजमेंट पास करते हैं कि भैया 370 की क्या जरूरत। अभी कश्मीर में तुमने डेमोक्रेटिक राइट्स कैसे सस्पेंड कर रखे, तुम कराओ इलेक्शन। मिलॉर्ड को भारत के क्या कहते हैं अक्षुण्णता की, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, भारत के सिक्योरिटी अपरेटस की ना जानकारी है ना इंटरेस्ट है उनको। उनको सिर्फ एक स्पेसिफिक एजेंडा करना है और दिल्ली के कुछ मुख्तलिफ मकानों में अपने फॉल्स सीलिंग और फॉल्स वॉल के नीचे नोटें भरनी है। चाहे वो नोट पाकिस्तान से क्यों ना आ रहे हो, चाहे वो नोट चाइना से क्यों ना आ रहे हो, चाहे वो नोट दाऊद इब्राहिम और या क्या कहते हैं अफजल गुरु जैसे आतंकवादी और गुंडों से क्यों ना आ रहे हो, लेकिन उनको नोट चाहिए। उन नोटों के बेसिस पे इन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना स्टेप लिया, जिसके बाद भारत को न चाहते हुए भी ऑपरेशन सर्फ विनाश के बाद एक रीजनेबल स्टेबिलिटी ला के जब वो फ्लशिंग आउट कर रहे थे, तो उसी के बीच में उनको इलेक्शन कराना पड़ा। इलेक्शन करने के बाद जो ताकतों को बड़ी मेहनत से साइडलाइन किया गया था, वही ताकत वापस आ गई। जी बिल्कुल। जैसे ही वो ताकत वापस आ गई, जो इकोसिस्टम पूरी तरह बर्बाद हुआ था, इकोसिस्टम पूरी तरह एक्शन में आया और वो अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट आईएसआई वगैरह के साथ काम करना शुरू किया। फिर एक घटना घटती है जहां पे कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि हाफिज सईद के कॉन्वॉय के ऊपर अननोन अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। तो हाफिज सईद करने क्या गए थे? कोर कमांडर के घर गए थे, जो कि आजाद कश्मीर के नीचे का इलाका देखता है। वहां क्या करने गए थे? डेफिनेटली कहवा और रोगन गोश्त तो खाने नहीं गए थे, वो तो खाया ही होगा। हम्म। साथ में इन्होंने किसी भयंकर आतंकवादी हमले की तैयारी की थी, तो उसमें क्या कहते हैं अज्ञात बंदूकधारी ने उसके नजदीक वाले को तो उड़ा दिया, लेकिन ये जो राक्षस है ये बच गया। और उसी वक्त ये प्लानिंग शुरू हो चुकी थी और वहीं से ये खाका बनना शुरू हुआ। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, लोकल कश्मीरी जो एलिमेंट थे, मिलिटेंट थे, जो कि ऑपरेशन सर्प विनाश के बाद अपना विनाश बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे, स्लीपर सेल की तरह बन के सिंपैथेसाइजर थे। लेकिन वो जो एकाएक पत्थरबाजी करने वाले इतने सारे लोग एकाएक अच्छे तो नहीं हो सकते, उसमें से जो पत्थरबाज थे, इनको आज पत्थर उठाने में डर लगता था कि कुछ और पड़ जाएगा पत्थर के जगह पे। तो वो लोग वापस आए और उन लोगों ने एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, जमात उद दावा द्वारा, जो कि ये ट्रैवल एजेंसी है। और उन्होंने एक अजीब किस्म का ट्रैवल पैकेज बनाया। उन्होंने चुन चुन के देश भर के जगहों से लोगों को लेना शुरू किया फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशन। जनरली कोई भी ट्रैवल एजेंसी जो है हम्म। लॉजिस्टिक में एक तरीके का देखती है, जहाँ पे पैकेज होता है 10 15 या 20 लोग, जो अगर एक लोकेशन के उनको मैनेज करना भी आसान, उनको लेके जाना भी आसान, प्रूफ की तरह लेके जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सिर्फ हिंदुओं को सिलेक्ट किया थ्रू आउट इंडिया, और फिर अपने ही इन आतंकवादियों को ओवरग्राउंड वर्कर बना के ट्रूप किट गाइड में इन लोगों को यूज किया, फिर पोनी ट्रेल में यूज किया। तो पूरा का पूरा स्टेज मैनेज किया, एक ट्रैप बनाया फॉर द हिंदूज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। उनको मालूम है कि भारत में कहीं पे भी जाएंगे अभी बहुत बुरी तरह से। ये कुछ दिन पहले हिडिंबा नाम की जो फीमेल कमांडर थी, दांतेवाड़ा में उसकी मृत्यु हो गई। तो दांतेवाड़ा भी आखिरी जो 0.5 फ्रंट है, वो बुरी तरह क्रम्बल कर रहा है हम्म। अर्बन नक्सल्स का, या जंगल में जो इनके फ्रंट थे। ये आखिरी सांसें ले रहा है। तो ये तो कहीं और पे जाके करने जाओ, पंजाब में भी करने जाओ तो भी फायदा नहीं।
कहीं पे भी करने जाओ तो पुलिस पकड़ लेगी। तो जम्मू एंड कश्मीर में ही उनकी सिंपैथेटिक सरकार आ गई। जम्मू कुछ कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोग थे पुलिस के अंदर, जो कि वो उस मानसिकता से आज भी उभरे हुए नहीं थे। उनको अपने पुराने मालिक वापस आते ही उन्होंने अपना पाला और कलर बदल लिया। पुलिस का मिल गई, स्टेट गवर्नमेंट का apparatus इनके पास आ गया, और इन्होंने एक ओवरग्राउंड ऑफ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जहां पे हिंदुओं को एक डेथ ट्रैप में फंसाया जाता। और फिर यहाँ वहां से पाकिस्तान में बैठ के प्लानर्स ने डिटेल में आईफोन का इस्तेमाल करके डिटेल में रेकी की किन किन जगहों पे एम्बुश किया जाए। हम्म, तो देखा गया कि ये अभी तक पिलग्रिमेज सीजन चालू नहीं हुआ है, तो टूर एंड टूरिज्म के नाम पे, जो कि माइंड यू एक स्टेट सब्जेक्ट है, हम्म, सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, ये सब जो है, हम्म, हॉर्टिकल्चर, ये सारे स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं। तो हम्म, स्टेट गवर्नमेंट का मदद लेते हुए उन्होंने टूरिज्म के लिए ट्रैप बनाया कि पाकिस्तान ये पूरा कश्मीर दर्शन कराएंगे, और उसमें उन जगहों पे लेके गए जो बेसिकली फॉरबिडन है या कंट्रोल्ड नो टूरिस्ट जोन है। अब नो टूरिस्ट जोन जो है वो क्यों रहता है? इन जगहों पे हाई रिस्क रहता है, क्योंकि ये सेफ नहीं, इनको गाइड नहीं किया जा सकता। हम्म, हर बार जब भी आपको टूरिज्म करना पड़ता है तो इन इलाकों को सैनिटाइज करना पड़ता है। तो हम्म, इलाके सैनिटाइज तब होते हैं जब आर्मी से आप कोऑर्डिनेट करें और वो एक क्लियरेंस दे, पूरे जगह को सैनिटाइज करेंगे, सर्च करेंगे, कॉम्ब करेंगे, वहां पे सेंसर्स लगाएंगे, क्योंकि आपके तो हर किलोमीटर पे तो आप फौजी पोस्ट नहीं कर सकते, हम्म, संभव ही नहीं है। हम्म, तो वहां पे सैनिटाइज करने के बाद आप वहां पे ट्रूप्स बुलाएंगे, और वहां पे आप फिर इस किस्म का पिलग्रिमेज अरेंज करेंगे। तो इन लोगों ने पूरे भारतवर्ष से हिंदू को सिलेक्ट किया और एक अनसैनिटाइज्ड जोन में 2-3 दिन तक कैसे भी रिकी करके ये डिसाइड किया गया कि अ, अब जो है यहाँ पे बुलाएंगे। और उसके पीछे एक और इंटेलिजेंस जो है हमारे अंदर से लीक करके स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस ने दी। हमारे मिलिट्री एविएशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट एयर हेलीकॉप्टर हुआ करता था, जिसका नाम था चेतक। हम्म, और चेतक उस इलाके में सर्वेलेंस, रेकी एंड क्या कहते हैं, डिप्लॉयमेंट एंड लाइट ट्रूप कैरिंग के काम में आता था, यहाँ तक मेडिवैक के काम में आता था। लेकिन चेतक कई साल पुराना हो चुका है और वो जर्जर अवस्था में पहुंचने की वजह से रिटायर किया जा रहा है। और इसी वक्त भारत का जो है प्रचंड, जो कि एक लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है, चेतक की जगह ले रहा है। तो जब ये ट्रांजिशन चल रहा था और एक दुर्घटना घटती है नेवी में कहीं पे कि जहाँ पे एक चेतक जाके क्रैश कर जाता है, इसलिए आर्मी को ऑपरेशनल डायरेक्शन दिए जाते हैं कि चेतक का प्रयोग ना किया जाए जब तक कि आपके रिप्लेसमेंट नहीं आते। तो इन चीजों की इंफॉर्मेशन इन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट और क्या कहते हैं सिक्योरिटी अपरेटस के थ्रू, पुलिस के थ्रू इनको मिल जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्मी प्रेजेंस है तो सिक्योरिटी ब्रीफिंग होती है चीफ हम्म, मिनिस्टर को, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए थे। इन्होंने इंफॉर्मेशन अपने ऑपरेटर्स के थ्रू पाकिस्तान को लीक की, तो उनको एक चीज समझ में आ गया, तो इमीडिएटली एयर एसेट्स आर्मी के पास कुछ दिनों के लिए नहीं। तो इन्होंने पूरा ये विंडो प्लान किया। इन्होंने पहला अटैक सोचा कि ये प्लान ए में तब करेंगे जब प्रधानमंत्री कश्मीर जाएंगे 19 तारीख को। 19 तारीख को, 19 अप्रैल को वहां ना जाके ये चले गए जद्दा। तो इनका गेम अपसेट हो गया। तो फिर इन लोगों ने 22 को प्लान किया कि जब जेडी वांस आएंगे, जेडी वांस आने से पहले 20 तारीख से इन्होंने एकाएक ये इलीगल टूरिज्म शुरू कर दिया इस जगह पे। और सिर्फ टूरिज्म था इसलिए शायद किसी ने ध्यान ना दिया हो या प्लान रहा हो इनकी अंदर से गद्दारी करने का। तो 2-3 दिन तो इन्होंने शांत होने दिया। तीसरे या चौथे दिन के अंदर पूरी प्लानिंग से अपने लोग, अपने इंफॉर्मर्स, इनके पोनी टेल या इनके हॉर्समैन के साथ एम्बेड करते हुए इनकी पूरी रेकी एंड लाइव इंफॉर्मेशन लेते हुए इनको जगह पे, स्पॉट पे बुलाया गया। इनको जैसे खाना पीना खिलाने वाले भी इनके ही लोग थे, जैसे बकरे को फंसा के खिलाया पिलाया जाता है हलाल करने से पहले, सेम सिस्टम। और जिस तरह 26/11 को इन्होंने हत्याएं की थी उसी तरीके से बर्बरता पूर्वक हत्या की गई, और इस बार थोड़ा अपमान करने के लिए उनको नंगा करके मारा गया, ताकि ये एक मैसेज भेज सके औरतों के थ्रू या बच्चों के थ्रू कि जाके बताओ और हॉरर क्रिएट करो कि अगर
भारत में बचना है और कश्मीर में रहना, कलमा पढ़ के जीना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें ऐसी कुत्ते की मौत मारेंगे। सेम कंसेप्ट जो ये कश्मीर टेररिज्म में और कश्मीरी पंडितों को भगाने में जो था, और एक्टर भी वही, तो सत्तर फारूक अब्दुल्ला का सत्तर फारूक अब्दुल्ला का बाप। पाकिस्तान को दंडित करने के लिए भारत के पास क्या विकल्प है? हम्म, भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं वो पश्चिम मुखी हो रखी है, हम्म। मतलब पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट है। हम्म। तो सारा जो ट्रूप्स है एंगेज करके वो बलूचिस्तान के ऊपर और खैबर पख्तूनवा और टीटीपी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है। हम्म। पाकिस्तान की डिविजनल स्ट्रेंथ बहुत घट चुकी है, उसमें मास डेजर्टेशन चल रहा है। हम्म। तो इस वक्त पाकिस्तान को ईस्टर्न फ्रंट जो है या हमारा वेस्टर्न फ्रंट जो है ठंडा चाहिए। हम्म। तो सबसे पहले भारत को हेवी सेलिंग एंड पूरा का पूरा जो है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द एलओसी एंड द एंटायर आईबी, पाकिस्तान के साथ जो पूरा आईबी है, सर क्रीक से लेके आजाद कश्मीर तक का पूरे को एक साथ लाइट अप कर देना पड़ेगा। एंड हेवी डैमेजेस करने पड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर, आई बाय द वे ऑफ आर्टिलरी शेलिंग, एसआरबीएम शॉर्ट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज रॉकेट लॉन्चर्स, जैसे कि आपके पास पिनाका है, हम्म। आपके पास एयर टैग्स हैं, आपके पास मोबाइल आर्टिलरी है, इन हम्म। सारे धनुष हैं, इनके सारे का इस्तेमाल करके हेवी शेलिंग करके बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन कैजुअलिटीज करनी पड़ेगी। जो पूरा बॉर्डर पोस्ट एंड जो मिलिट्री स्ट्रक्चर इन लोगों ने बनाया है नियर द बॉर्डर, टैंक ट्रैप्स वगैरह, उन सबको ध्वस्त करते हुए पाकिस्तान की इतनी हानि करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान अपनी जगह को भरने के लिए वो अपनी सारी डिविशंस को भारत की तरफ भेजना शुरू करे। तो नियर वॉर लाइक थ्रेशोल्ड सिचुएशन करके रखना पड़ेगा कि चीजें कंस्टेंटली बॉयल पे रहे, पाकिस्तान एक भी दिन चैन पे ना सो पाए और पाकिस्तान की रेगुलर हानि होती रहे, उनकी ब्लड लेटिंग होती रहे। उससे क्या होगा, पहले फौज का मोरल बुरी तरीके से गिरेगा और वहां पे जो फाइटर्स हैं खैबर पख्तूनवा में हम्म। जो टीटीपी है, जो बलोच फाइटर्स हैं, उनके ऊपर से प्रेशर हट जाए। और क्योंकि अब वो पूरी तरह बॉर्डर के नजदीक आ जाएंगे तो इनके पूरा जो पिछला हिस्सा है, जो रियर साइड है, वो खाली हो जाएगा और इनके ऊपर मजीद हेवी हमले होने के लिए ये फ्री हो जाएंगे। तो पहला काम ये। दूसरा जो है, पाकिस्तान का जो राडार सिस्टम है और एयर डिफेंस सिस्टम है, हम्म। उसको पूरी तरह तबाह बर्बाद कर देना पड़ेगा ताकि उनको उनको दिखना सुनना बंद हो जाए। तीसरा जो है, पाकिस्तान का जो एवैक सिस्टम है, जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम यूएस से इन लोगों ने लिया है, हम्म। किसी भी तरह येन केन प्रकारन उसके उनको बर्बाद कर देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है अंधी बहरी हो जाए, इनको दिखना सुनना बंद हो जाए, तब आप जो है जब भी एयरफोर्स उड़ेगा इनकी कोऑर्डिनेशन घट जाएगी, तब आप इस पर हमला कर सकते हैं और इनके इनके एसेट्स को बर्बाद कर दिया पाकिस्तान। अभी तो इनके एसेट्स बर्बाद करते रहें और इनके पोस्ट तबाह करते रहें, इनके भारी क्षति करते रहें, तो इसी से क्या होगा कि नियर वॉर लाइक सिचुएशन में कांस्टेंट फायर 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 एक्सचेंजेस में पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी घट जाएगी। जो बारूद और असला ये इनके लिए लेके जा रहे थे, क्या कहते हैं, टीटीपी वालों के लिए और क्या कहते हैं बलोचों के लिए, उसका बर्न रेट जो है आप कई गुना बढ़ा देंगे तो ये पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो भारत। दूसरा भारत जी। जी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि इनके जो वार रिजर्व हैं, इनके जो ऑर्डिनेंस डिपोज हैं, फ्यूल डंप्स हैं, इनके जो पावर सप्लाई के जो रिमेनिंग ग्रिड्स हैं, इनके भारी जो मेन आर्टेरियल रोड्स हैं, जो ब्रिजेस हैं एंड रेलवेज हैं, इनको पूरी तरीके से डैमेज और नियस्त नाबूद कर देना पड़ेगा थ्रू स्पेशल ऑपरेशन एंड सबोटाज ऑपरेशन, जिसमें हम मदद भी ले सकते हैं और हमारे स्पेशल फोर्सेज जाके उनको बर्बाद तबाह बर्बाद करके वहां से भाग भी सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं शूट एंड स्कूट स्ट्रेटेजी, जो कि पहलगाम में इन्होंने इस्तेमाल किया है।
तो ये करना है। ये करने से पाकिस्तान के मिलिट्री जो है उसकी पकड़ ढीली होने अब लगेगी, ये हमारे पास जर्जरा हो सुनिए, जाएगी। हमारे पास में समय कम है। हमारा एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न आपके लिए ये है कि भारत एक इसमें एक और चीज समझ करना चाहूंगा कि दो दो पॉलिटिकल, ये तो मिलिट्री हो गया, पॉलिटिकल क्या करना चाहिए इमीडिएटली, कि इन लोगों ने आज की तारीख में शिमला समझौता रद्द कर दिया है। बाकी हम्म, तो भारत को मालूम है क्या करना है, इन्होंने करना शुरू कर दिया है। हम्म, शिमला समझौता रद्द करते ही भारत के पूरे हाथ खुल गए हैं। तो अब ईरान ने भी भारत के साथ शत्रुपूर्वक व्यवहार शुरू कर दिया है। अच्छा, अब बलूचिस्तान के सरकार को और खैबर पख्तूनख्वा में तालिबानी सरकार को ये गोहेड देना कि खैबर पख्तूनख्वा का पूरा पश्तूनिस्तान इलाका पर सिंधु देश, तो कायदे से बलूचिस्तान और सिंधु देश के जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है हम्म, उनको दिल्ली में चाणक्यपुरी में स्थापित करके उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन दिलाना चाहिए, यूएनपीओ में रजिस्टर कर देना चाहिए, और उनको उनके आजादी को पूरी तरीके से भारत का ओपन सपोर्ट दे देना चाहिए, ताकि ये कश्मीर का राग हमेशा के लिए भूल जाएं। तो ये मिनिमम काम है जो कि हमको अभी करना है। तो सप्तर्षि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आपने डीप इंसाइट दिया इस इशू पे हमारे दर्शकों को। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए सोशल मीडिया पे। और आपके मन में अगर कोई विचार हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम लोग आपके विचारों का उत्तर देंगे। लोग सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और हर कमेंट का जवाब देते हैं। तो इस एपिसोड को आज यहीं पे खत्म करते हैं। अभी बलूचिस्तान के मुद्दे पे हम लोग फिर जुड़ेंगे थोड़ी देर में, तो आप हमारे चैनल पे फिर से आ सकते हैं, आपको नई जानकारियाँ मिलेंगी। तब ऋषि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना ज्ञान हमारे साथ साझा करने के लिए।